नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आपके सामने चल रहा है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एनालिसिस। राइट, आज की जो स्टोरीज में हम दोस्तों कवर अप करने वाले हैं, सबसे पहले हम कवर अप करेंगे वुमेन इन स्टेम। हम जानेंगे कि क्या प्रतिशत है। अभी हाल फिलहाल इंडिया और इसराइल के बीच में एक मीटिंग भी हुई थी, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ इनका पार्टिसिपेशन रेट लो क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ की इश्यूज हमको हम डिस्कस करेंगे इसमें। देन वी टॉक अबाउट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे, अपना सबसे प्यारा संविधान, इस पे हम बात करेंगे। यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, सबसे लंबा संविधान है, इस पे हम बस थोड़ी देर में आएंगे। थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स वी हैव एट द फोर्थ। राइट, ये बेसिकली रिलेट करेगा आपका स्मार्ट सिटी मिशन वगैरह से। फिफ्थ, वी हैव मैसूरू डिक्लेरेशन। तो मैसूरू डिक्लेरेशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे। एंड देन फाइनली एक्सरसाइज शक्ति पे हम बात करेंगे, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हुई थी। एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। पिछले वीक हमने 20 सवाल देख लिए थे, एक बार फिर से दिखा दूंगा। सो बने रहिए हमारे साथ। इस सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को बिगिन करते हैं। सबसे पहला है अपना वुमेन इन स्टेम। स्टेम यानी कि स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसमें वुमेन का क्या रोल है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी हाल फिलहाल क्या है, भारत और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टेम को लेके, और खासकर वुमेन वुमेन इन स्टेम को लेके। उसमें पता चला कि 43% ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर वुमेन। तो ये तो अच्छा है, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये तो बहुत ही काबिल तारीफ है। बट देयर शेयर इन द स्टेम जॉब्स इज मेयर 14%। तो लो कर लो बात, मतलब जो महिलाएं कोर्सेज कर रही हैं स्टेम के, वो तो 43% है, लेकिन उन कोर्सेज से जो जॉब मिलने चाहिए, स्टेम जॉब्स मिलने चाहिए, वो मेयरली 14% है। तो ये गैप आ क्यों रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक तो वो डिमोटिवेट भी हो जाएंगी जो कर रहे हैं। राइट, कि देखो जी हमने स्टेम का कोर्स किया लेकिन हमें जॉब नहीं मिली, तो एक तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी फिर सोचेगी यार क्या फायदा इसको करने से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आंकड़ा जो है वो ऑटोमेटिक गिर सकता है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है जिसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब टैक्स सेक्टर के अंदर में अगर हम बात माने, तो पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वुमेन वहां पे आएंगी टैक्स सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर में अगर आएंगी, तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल साबित हो सकती है। भारत की जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है सोसाइटी की, वो पूरी की पूरी बदल सकती है। इसको लेके सरकार ने कुछ स्कीम्स भी निकाले हैं, सरकार कार्यरत है इस चीज़ों को लेकर। कुछ स्कीम्स को आइए देखते हैं। सबसे पहला है विज्ञान ज्योति स्कीम। इसको किसने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो भी मेरिटोरियस लड़कियां हैं हाई स्कूल में, जो अच्छा परफॉर्म करती हैं 10th क्लास तक में, कि देखो जी आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपके साइंस में भी नंबर बहुत अच्छे आए हैं, आपको अच्छा लगता है साइंस पढ़ना, देन यू मस्ट गो टू परसू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। लेकिन होता क्या है, 10th के बाद साइंस में तो वो जाते हैं। 10th के बाद, जो मैं ज़मीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ, लड़कियां 10th के बाद साइंस में तो जाती हैं, लेकिन आफ्टर 12th, मतलब पास होने के बाद, 12th पास होने के बाद साइंस स्ट्रीम से दे ऑप्ट फॉर डाइट, बीएड, टीचिंग जॉब्स। राइट, फिर कहीं ना कहीं माँ बाप कहते हैं कि नहीं टीचिंग का जॉब कर लो, अच्छा है, बेहतर है, फिर शादी कर देंगे, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। तो होता क्या है, इस टाइम तक वो पहुंच नहीं हो पाती। राइट, तो कहीं ना कहीं अगर उनको ये एक्सपोजर मिले, खासकर ऐसी लड़कियां जो रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, तो उनको अपनी जीवन के स्तर को सुधारने में काफ़ी मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। क्लियर। दूसरी स्कीम जो निकाली, ये तो था विज्ञान ज्योति स्कीम। दूसरी स्कीम जो निकाली, गति स्कीम, दैट इज जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या किया गया, इसमें बेसिकली एक चार्टर डेवलप किया गया है जिसमें सारा ढांचा होगा टू असेस जेंडर इक्वलिटी इन स्टेम। थर्ड, फिर किरण स्कीम, दैट इज नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। इसको 2014-15 में लाया गया था, और इसके तहत एक प्रोग्राम भी चलाया गया था, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। इस स्कीम को इसमें चलाया गया था कि उनको एक करियर में ब्रेक थ्रू मिले, साइंस के फील्ड में आगे बढ़े, साइंटिस्ट के तरफ जो है अप्रोच करें, पीएचडी वगैरह ये सब करें। ठीक है, तो इस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन रेट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत मेहनत। लेकिन अभी भी हाईएस्ट तो हो चुका है विश्व में, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ कारण है। उसके कारण क्या क्या है, तो ये गिने चुने 4-5 कारण है। सबसे पहला, सोसाइटी एक पैट्रियार्की ही है। मतलब अब देख लीजिए ना, यहाँ जो गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टैक्स सेक्टर में ज़्यादातर लड़कों को प्रेफरेंस दे दी जाती है, तो ये जो गैप आ रहा है वो इसका कारण है। फिर स्ट्रेस बहुत होता है। राइट,
जैसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना महिलाओं को, कि बच्चा भी संभालना है, घर भी संभालना है, ऑफिस का भी काम करना है, तो स्ट्रेस बहुत आता है। उसके बाद हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम चीज़ है। फिजिकल सेफ्टी, क्योंकि उनसे एक इज्जत के मायने जुड़े होते हैं, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ता है कि ज़्यादा रात के वक्त नहीं चल सकती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर एक हरासमेंट का भी एक इशू रहता है उनके साथ हमेशा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज पीआईबी एनालिसिस सेशन, दैट इज वुमेन इन स्टेम। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे। 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसको हम एक दिवस के तौर पे और भी जानते हैं, दैट इज नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय कानून दिवस। 1949 में इसी दिन 26 नवंबर 1949, आप यहाँ देखेंगे तो इस पे लिखा भी हुआ है 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसे अडॉप्ट किया था। फोर्स में कब हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब 19 नवंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मतलब नोटिफाई किया कि आप 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएं। तो 2015 से ये चलन हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं। 1934 में एम एन रॉय जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया रखा था कि देखो आपको एक संवैधानिक सभा बनानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनानी पड़ेगी। फिर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब फॉर्मेशन वगैरह किया गया, उसके लिए इलेक्शंस वगैरह भी हुए। फिर लास्ट में जाके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। फिर उन्होंने ये सारा संविधान की अवधारणा जो है वो तैयार की, पूरा खांचा तैयार किया, उसके लिए कमिटीज़ बनी, 13 टोटल कमेटी बनी थी, 8 स्पेशल कमेटी बनी थी। फिर कुछ फीचर्स दिए गए, ये देखो विश्व का सबसे बड़ा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायर्स, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसको पूरा करने में उनको कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सब ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना समय उनको लगा फ्रेमिंग में। अब द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वर नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड। ना तो कहीं कंप्यूटर से टाइप किया गया था, नहीं कहीं प्रिंट प्रेसिंग मशीन में डाला गया था, सारा हैंड रिटन किया गया था, राइट। और किसने लिखा था? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हम इस पे बात कर चुके हैं पहले भी, राइट। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी ध्यान रखना है आपको। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेजर रोल प्ले करता है जीओ एक्ट 1935। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, आज का पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि क्या संविधान पहले बना था या ये उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पहले बनी थी? इनमें से सबसे पहले कौन बना था? प्रियम्बल पहले बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था और प्रियम्बल को लास्ट में बनाया गया था? ये आप मुझे बताएंगे कि ऑर्डर क्या था। चलिए हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब इसमें क्या है? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने क्या किया है कि नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया है 26 नवंबर को, राइट। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ये किसको कॉमेमोरेट करते हैं? तो इसमें कॉमेमोरेट किया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, राइट। आप जानते हैं ये नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। एक होता है वर्ल्ड मिल्क डे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड मिल्क डे ये कब होता है? ये 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का थीम क्या था मुझे जरूर बताइएगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया भी है पीआईबी सेशन वगैरह में। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। इंडिया में ज़्यादातर फेमस किसके लिए थे? ऑपरेशन फ्लड के लिए फेमस थे, जो बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम था, जिसने दूध की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा दी कि मतलब हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गए इसमें, राइट। विच इज़ नॉन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड के तहत। उनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड है, कृषि रत्न अवार्ड है, वर्ल्ड फूड प्राइज है, साथ ही साथ जो भारत के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी उनको दिया गया है। अब ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 13 जनवरी 1970 को इसको लॉन्च किया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेयरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम माना जाता है दोस्तों। 30 साल के अंदर भीतर ही मतलब इस ऑपरेशन ने ये काम किया कि मिल्क की डबलिंग कर दी पर पर्सन इन इंडिया। तो काफ़ी सस्टेनेबल बना दिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे दिए, काफ़ी सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर दिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और इस तरीके के रिवोल्यूशन को कहा गया व्हाइट रिवोल्यूशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, व्हाइट रिवोल्यूशन। इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी है, राइट, बिकॉज ये अमूल से रिलेटेड है। तो एक अच्छी सी मूवी है मंथन, आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें पूरा सिस्टम दिखाया गया है कि कैसे ये सिस्टम पूरा इवॉल्व हुआ। मंथन एक फिल्म है, देखना है आपको, राइट। चलिए अगले पे आते हैं, अपनी अगली स्टोरी के ऊपर। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विच इज
डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्मार्ट सिटीज। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बोला है कि देखो भाई, हम अब ICCC के तहत अब काम करना शुरू कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, राज्यों और जो छोटे शहरों हैं उनको कुछ सर्विसेज हम मुहैया कराएंगे। एक बेसिकली मॉडल बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 मेजर स्टेट्स इसमें लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सारे इसमें लिए गए हैं। तकरीबन इसमें 69 और जो शहर हैं वो पहले से ही ऑपरेशनलाइज हैं, जिसमें अगरतला, इंदौर, वडोदरा, इन सबको अच्छी रैंक मिली है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आज थोड़ी सी शोर मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको आ रही हो तो थोड़ा सा सह लेना यार, क्योंकि थोड़ा शादी वादी इधर बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी मुश्किल से छुप छुपा के कहीं बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन एक ये इनोवेटिव इनिशिएटिव था। किसके अंडर था ये? MOHUA के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। उसमें यही बोला गया था कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उन्हें हम अच्छा करेंगे, टेक्नोलॉजी को हार्नेस करेंगे लोगों के ज़िंदगी में, फोकस रहेगा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के ऊपर। ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें हम लोग 100 सिटीज़ को कवर अप करेंगे, 5 साल का उनमें समय देंगे वगैरह वगैरह। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इसे लेके आएंगे। इधर है, पता नहीं आप में से अगर किसी ने भी कोई स्मार्ट सिटी देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड। आगे बात करते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स। बेसिकली इंटीग्रेटेड, एकीकृत करना, कमांड एंड कंट्रोल मतलब टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना, और सेंटर्स कुछ ऐसे लोकेशंस बनाना जो आपके स्मार्ट सिटीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नाउ वी मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज मैसूरू डिक्लेरेशन। अब मैसूरू डिक्लेरेशन क्या है? तो बेसिकली नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन सिटीजन चार्टर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय पंचायत। इन्होंने क्या किया है, जस्ट अ मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, थोड़ा होल्ड कर लीजिए क्योंकि कुछ पास हो रहा है यहाँ से। दिल्ली में एक्चुअली ऐसा ही होता है शादी के माहौल में, बहुत ही मतलब सिचुएशंस डूबियस हो जाती है कि राइट नाउ मतलब आई एम ऑपरेटिंग अ लाइब्रेरी ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं और बड़ा अजीब सा लग रहा है बिकॉज पीपल आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो उनका कारवां था वो आगे बढ़ गया है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फिर से। तो मैसूरू डिक्लेरेशन पे हम लोग थे दोस्तों। मैसूरू डिक्लेरेशन में क्या था, बेसिकली पंचायतों ने मिलकर एक वर्कशॉप अरेंज किया सिटीजन चार्टर के तहत, और बोला गया कि यार कुछ जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी जो है वो पंचायतों को करनी चाहिए, इस तरीके का इन्होंने कुछ डिक्लेरेशन निकाला। इसमें 16 राज्यों ने इस पे क्या किया, दस्तखत किए, ठीक है। अब मैसूरू जो डिक्लेरेशन है इसमें हुआ क्या कि तो सिटीजन सेंट्रिक है, हार्ट ऑफ गवर्नेंस भी है, राइट। क्योंकि अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के कि प्रशासन यानी लोक सेवा कैसे करनी चाहिए, उसके सही मायने, डिसेंट्रलाइजेशन के सही मायने क्या हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, तो वो सारा इस डिक्लेरेशन के अंदर निचोड़ आपको मिलता है। इस तरीके के डिक्लेरेशन बहुत सारे इनपुट्स देते हैं जिसमें पंचायतों की भी जिम्मेदारी बनती है, और साथ ही साथ पंचायतों से कनेक्टेड जो डिपार्टमेंट है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ना कुछ मतलब तरीके से कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी दे, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी दे। पंचायती राज आप जानते ही हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत आता है, जो कि गाँव को मतलब गाँव अपने आप को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वे में अपने आप को आगे लेके जा सकें अक्रॉस द रूरल इंडिया। इसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था पंचायती राज को लेके, ये आप मुझे बताएंगे। आज का दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, संशोधन था संविधान में जिसके तहत पंचायती राज को लाया गया। दिस इज द मैसूरू डिक्लेरेशन। नाउ वी मूव टू द फाइनल स्टोरी ऑफ द डे, एक्सरसाइज शक्ति। तो इसका जो छठा एडिशन था दोस्तों इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बीच, वो भी हाल फिलहाल 26 नवंबर को ही कंक्लूड हुआ है। और कहाँ कंक्लूड हुआ है, तो फ्रांस में जो है वो कंक्लूड हुआ है। अब इसमें क्या है एक्सरसाइज शक्ति में, बेसिकली एक्सरसाइज शक्ति में 12 दिन की एक इंटेंस ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि जो दोनों देशों की जो मिलिट्रीज हैं
वो अपनी कॉम्बैट पावर को दिखाती हैं, मतलब काफ़ी कुछ टैक्टिक्स वगैरह जो है आपस में वो लोग शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्बैट कंडीशनिंग होते हैं, टैक्टिकल ट्रेनिंग होते हैं जिनको वो अपने आपस में शेयर करते हैं ताकि दोनों ही देशों के जो आर्मीज हैं उनको फ़ायदा मिल सके। इसका जो लास्ट एडिशन था यानी कि जो 5th एडिशन था वो 2019 राजस्थान में देखा गया था। अब ये वाला 6th वाला फ्रांस में हुआ था। इन द एडिशन बोथ द आर्मीज प्रैक्टिस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी डेजर्ट टेरेन। इंडिया एंड फ्रांस कंडक्ट द फॉलोइंग डिफेंस एक्सरसाइजेज, जो कुछ नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। वरुण है एक, तो डेजर्ट नाइट 21 है, गरुड़ है, राइट। गरुड़ बेसिकली एयर एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज किस किस के बीच में है। क्लियर? कौन सा एडिशन था, कहाँ पे कंक्लूड हुआ, कभी कभार पूछ लिया जाता है डीप में भी अगर आपसे पूछेंगे तो। क्लियर दोस्तों? तो हमने आज के 6 के 6 अपनी स्टोरीज को कवर अप किया। नाउ वी आर मूविंग टू हेड टुवर्ड्स द एमसीक्यू सेक्शन। तो वीक 1 के एमसीक्यूज में आपको फटाफट एक बार दिखा रहा हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। 20 एमसीक्यूज हैं टोटल। ये सारे एमसीक्यूज आप मेरे साथ कर चुके हैं। जिन्होंने लगातार सेशन देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको सैल्यूट है यार, आज से देखना शुरू कर लो वीक 2 से। चलिए, इतने सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने मेरे साथ किए। वीक 2 के एमसीक्यूज आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। सबसे पहला है स्वदेश, वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स, ये किसने डेवलप किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, हु हैज डेवलप्ड दिस। द सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, ये मैंने आपको पढ़ाया था पीआईबी के सेशन में, तो इसका जवाब तो आपको देना ही आसानी से बनता है, राइट। बहुत इजीली आप इसे बता सकते हैं अगर आपने पीआईबी सेशंस को सीरियसली फॉलो किया है तो। थर्ड, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? अभी हाल फिलहाल आया था, इस पर भी बात करेंगे आने वाले पीआईबी सेशंस के अंदर में। एंड फोर्थ इज रिलेटेड टू द न्यू वेज रेट इंडेक्स, इस पर भी जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आऊँगा। इसमें 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, राइट। तो चारों सवालों को वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिए, समझिए और कमेंट थ्रेड में अपने आंसर्स को पोस्ट कीजिए। वेलकम है आप सभी का। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है लेवल 1 लेवल 2, आइए एनरोल कीजिए। आइडियल फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ यूपीएससी की सेल्फ प्रेप कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक वगैरह दिए गए हैं, जाइए रिसर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए जितना हो सके। और एक्सप्लोर कर ही रहे हैं तो सिविल तपस्या पोर्टल को अगर अभी तक नहीं किया है तो कीजिए एक्सप्लोर, बहुत बढ़िया चीज़ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।